एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। क्राइम जोन बन गया है मुजफ्फरपुर का अहियापुर थाना क्षेत्र। फायरिंग कर अपराधियों ने एक राहगीर से लूट ली बाइक, वहीं एक ऑटो चालक को भी बनाया निशाना। गोली पिस्तौल के साथ कुख्यात समेत 5 अपराधी गिरफ्तार, कई कांडों का हुआ उद्भेदन। और पुण्यतिथि पर याद किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। रविवार की रात मुजफ्फरपुर के मेडिकल फ्लाईओवर ब्रिज के पास अपराधियों ने एक अस्पताल कर्मी पर फायरिंग कर बाइक लूट लिया। गोली सिर को छूते हुए उनके हेलमेट में जा फंसी। पीड़ित अहियापुर के रसुलपुर जिलानी निवासी राहुल रंजन ने बताया कि वे किसी तरह एसकेएमसीएच पहुंचे, जिसके बाद जुड़न छपरा के जिस नर्सिंग होम में काम करते हैं वहां भर्ती कराए गए। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि वे बैरिया स्थित ससुराल से अपनी बाइक से घर जा रहे थे। इसी बीच मेडिकल 4 लेन के पास पीछे से स्प्लेंडर बाइक पर सवार 3 युवकों ने ओवरटेक कर रोक लिया। उसमें से एक ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दिया। गोली हेलमेट में जाकर लग गई। गाड़ी लूटने के बाद युवकों ने भागने के दौरान भी फायरिंग की है। मेडिकल 4 लाइन के पास मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल के पास हुआ। हम अपने घर जा रहे थे, रास्ता में एक बाइक सवार पर 3 आदमी आया था। मेरे आगे से गाड़ी घेर लिया, गाड़ी घेरा, पिस्टल निकाल लिया था तो हम भागने लगे। उसी क्रम में वो मेरा गाड़ी लेके भागने लगा था तो हम उसको पकड़ने का कोशिश किए हैं तो हम पे गोली चला दिया है और गोली चला के गाड़ी मेरा लेके उसको गाड़ी लेके भाग गया है। गोली कहाँ पे लगी आपको? गोली मेरे सर के पास लगा है। हेलमेट हम पहने हुए थे, हेलमेट को छेद के गोली मेरे सर के हेलमेट में फंसा हुआ था सर। कहाँ से घर जा रहे थे? हम अपने ससुराल बैरिया से हम घर जा रहे थे। घर कहाँ है आपका? घर मेरा रसुलपुर सैयद साल। मारपीट भी की गई है आपके साथ? नहीं, मारपीट नहीं किया। गोली हम एक आदमी का गोली फंसा था, दूसरा आदमी हम पे गोली चलाया है, उसका फायर हो गया है। वो गाड़ी एक गाड़ी लेके गया है, दूसरा आदमी उधर से गोली चला के तब वो भागा है। कौन सा गाड़ी था? स्प्लेंडर प्लस से था वो। कहाँ गोली लगा आपको? कहाँ चोट लगा आपको? चोट हमको सिर्फ वही सर में जो गोली लगा उसी से थी हमको। कौन सा गाड़ी था? मेरा ग्लैमर था सर। मिली है कि ओवरब्रिज के पास गोली चली है। सूचना मिली, हम लोग पहुंचे हैं। उसी सूचना के आधार पर यहाँ हॉस्पिटल में लोग आए हैं। क्या लग रहा है मामला? क्या लग रहा है? मामला तो
पूछने पे पता चलेगा। फिलहाल अभी तो गोली चली है, हेलमेट में भी लगा हुआ है। पीड़ित अभी सुरक्षित है? अभी भी सुरक्षित है। कहाँ पर मामला हुआ है सर, जानकारी कहाँ? मेडिकल ओवरब्रिज के पास। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में सोमवार को लिफ्ट लेकर बदमाशों ने एक ऑटो को लूट लिया। चालक के विरोध करने पर उसे चाकू से गोद दिया। चालक किसी तरह जान बचाकर मौके से भागने में सफल रहा। मामले की जानकारी परिजनों को देने के बाद ऑटो की खोजबीन शुरू की गई। पुलिस को भी सूचना दे दी गई। पीड़ित अहियापुर निवासी संजय ठाकुर ने बताया कि सुबह में वे बैरिया जाने के लिए निकले। इसी दौरान 4 युवक लिफ्ट लेकर ऑटो में बैठ गए। बैठने के तुरंत बाद एक ने पिस्तौल निकाल लिया और दूसरे ने चाकू निकालकर चला दिया। मोबाइल मांगने लगे। मोबाइल निकालने के बहाने वे गाड़ी छोड़कर भागे। बदमाश ऑटो लेकर भाग निकले। पीड़ित ने बताया कि ऑटो लूटकर भागने के बाद वे लोग मेडिकल 4 लेन के पास एक्सीडेंट कर गए। लोगों ने 2 को पकड़ लिया और बंधक बनाकर पीटने लगे। इसी बीच ऑटो खोजते हुए वे वहां पहुंचा। ऑटो मिलने के बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने दोनों युवक को हिरासत में ले लिया है। दोनों के नाम और पते का सत्यापन किया जा रहा है। घायल चालक का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। हम अपने आवास से कमाने हेतु बैरिया जाने के लिए इंदिरा नर्सिंग होम मोड़ होते हुए आगे निकले तो 3-4 लड़का जो है मेरे गाड़ी पर बैठ गया और कहा कि थोड़ा छोड़ दीजिए, हमको यहाँ बड़ा इमरजेंसी है, बकरी छोड़ दीजिए। हम थोड़ा दूर आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर वो मेरा जेबी उबी देखने लगा। कहा जो पैसा है निकालो। हमको पैसा क्या करोगे? साहब हमको चिंता नहीं है। एक पिस्टल निकाल दिया, एक चाकू निकाल लिया। एक जो है एक चाकू हमको यहाँ पर मार दिया और 1-2 स्टिच पड़ा है। और उसके बाद जो है वो पिस्टल निकाला, कहा मोबाइल लाओ। हम उतरे मोबाइल निकालने के लिए और मोबाइल निकालने तो हम उतरते हम भागने लगे। भागे तो हमको चहेटा, थोड़ा दूर चहेटा, हम हल्ला करने लगे। वो कुछ दूर हम आगे बढ़ गए, वो ऑटो लेके भाग गया। ऑटो लेके भाग गया। फिर हम अपने लोगों को फ़ोन किए। फ़ोन करने पर सभी लोग सभी तरफ खोजने लगे। तब जाकर वो कहाँ रोहित धरल है ओवरलाइन 4 लाइन के पास में जो है वो धरा गया। उस गाड़ी एक्सीडेंट कर दिए हुए था तो वहीं पर उसको लोग सब पकड़ कर पिटा उटा भी और बांध कर रखे हुए था। हम वहाँ गए, मेरी गाड़ी बरामद हो गई और वो दोनों लड़का को हम लोग प्रशासन के हवाले कर दिए। घटना कितने बजे की? घटना लगभग 5:25 के आसपास। आज की 5:25 AM। और सुबह में 5:15 बजे के आसपास में टेम्पो चालक अपनी गाड़ी को निकाल कर और बैरिया गोलंबर की तरफ जा रहे थे गाड़ी परिचालन करने के लिए। सवारी गाड़ी थी उनका, तो 3 पैसेंजर के रूप में उनके गाड़ी में बैठा है। जैसे कुछ दूर गए हनुमान मंदिर के पास जब पहुंचा है गाड़ी तो चाकू निकाल करके इनके साथ चाहा कि टेम्पो छीन लें। तो टेम्पो छीनने का पूरा प्रयास किया। टेम्पो छीन भी लिया और लेकर के भागने लगा। तो तक पुलिस गाड़ी जो मॉर्निंग पेट्रोलिंग गाड़ी थी, पुलिस गाड़ी और पब्लिक मिलकर उसको खदेड़ा। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी पलटी कर गई। तो ग्रामीणों के सहयोग से उसमें से 3 व्यक्ति भाग रहे थे। तो भागते हुए 3 में से 2 को पकड़ लिया गया और 1 व्यक्ति भागने में सफल रहा। सर कुछ हथियार भी मिला है? हाँ, 2 चाकू मिला है उन लोगों के पास। इस संबंध में प्राथमिकी अंकित की गई है, कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर सरैया थाना क्षेत्र के अजीजपुर हाई स्कूल के पास घेराबंदी कर पुलिस ने 3 अपराधी को गैस और हथियार के साथ दबोच लिया है। तीनों लूट के रकम से हथियार खरीदने के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने इनके पास से लूटा हुआ 1,33,000 कैश, 1 पिस्तौल, 1 कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 3 बाइक बरामद किया है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान देवरिया थाना के धरफरी निवासी भोला शहनी, सोनू कुमार और सरैया के हिलवारा निवासी विक्रम कुमार के रूप में हुई है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि अहियापुर में बीते 26 जनवरी को एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के ऑफिस में हुए लूटकांड को पैसों से हथियार खरीदने आए थे। घटना में शामिल 2 अपराधी सरैया के बहिलवारा निवासी संदीप और राहुल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसी बीच तीनों हथियार खरीदने के लिए जुटे थे, सभी पकड़े गए हैं। इसके साथ ही मोतीपुर के नरिया
मरियार चौक के पास पुलिस ने घेराबंदी कर 2 कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ दबोच लिया है। इन दोनों की पहचान विशाल सिंह और छोटू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्तौल और लूटा हुआ बाइक भी बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि सभी अपराधियों पर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर समेत कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज है। इन सभी से पूछताछ में और कई अपराधियों का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में पुलिस की विशेष टीम छापेमारी कर रही है। पिछले 10 दिनों के अंदर जो है जिले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र हैं, जिसमें एक सरैया है और एक अहियापुर है। फ्लिपकार्ट के जो कार्यालय हैं उसमें लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी। इन दोनों ही कांडों को जो संबंधित एसडीपीओ हैं उनके नेतृत्व में एसआईटी बना के हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसमें डीआईयू की जो टीम है वो भी हेल्प कर रही थी और जो लोकल एसएचओ हैं वो भी थे। इसी आलोक में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक का नाम विक्रम है, दूसरे का नाम सोनू है और तीसरे का नाम भोला है। इन तीनों के पास से ही लूटे गए रुपए में से 1,33,000 रुपये बरामद किए गए हैं। 2 अवैध हथियार हैं और वो बाइक भी जब्त की गई है जो घटनास्थल में प्रयुक्त हुई थी। इसके अतिरिक्त इस घटना में 2 व्यक्ति और शामिल थे जो पानापुर थाने से जिनकी गिरफ्तारी हुई है और वो माननीय न्यायालय में अग्रसारित किए जा चुके हैं। उनके पास से भी अवैध हथियार की बरामदगी हुई थी। तो इन दोनों ही घटनाक्रम में अभी तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस पूरे घटनाओं में टोटल 8 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई थी। जो शेष 3 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी हम लोग प्रयासरत हैं। हाँ, आपराधिक इतिहास इन सभी अपराध कर्मियों का काफ़ी लंबा है और जिले में लगभग 5 जगह इनका आपराधिक इतिहास है और ये सारे आपराधिक इतिहास लूट और डकैती के हैं। इसके अलावा जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ से भी इनका आपराधिक इतिहास हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेने का और जैसे भी जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा वो आप लोगों को बताएंगे। रिकवर में सर क्या क्या है? रिकवरी में इनके पास से 2 अवैध हथियार हैं और जो राशि लूटी गई थी उसमें से 1,33,000 रुपये है। इसके अलावा गोलियां भी हैं और वो बाइक भी है जो घटना में प्रयुक्त की गई थी। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है इन लोगों के? हाँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी। और दूसरा मामला है जो 2 कुख्यात अपराधी हैं, इनका भी अच्छा खासा एक आपराधिक इतिहास है। ये दोनों ही 6 कांडों में वांटेड हैं, जिसमें से एक का नाम विशाल है और दूसरे का नाम छोटू है। इन दोनों के पास से भी अवैध हथियार की बरामदगी हुई है। इनकी गिरफ्तारी मोतीपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। इनके पास से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और बाइक की बरामदगी की गई है। ये दोनों ही कुख्यात अपराध कर्मी रहे हैं जो लूट और डकैती और छिनतई के मामलों में यहाँ पर संलिप्त रहे हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? इनकी गिरफ्तारी मोतीपुर में हुई है। मोतीपुर में एक जगह है जिसका नाम है मरियार चौक, वहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो डीएसपी वेस्ट थे, इनके नेतृत्व में वहाँ चेकिंग चल रही थी, ऐसी सूचना हम लोगों को मिली थी और फिर वहाँ चेकिंग के आलोक में डीएसपी और संबंधित थाना अध्यक्ष उनके द्वारा इनकी गिरफ्तारी। तो बड़े अपराध में भी शामिल रहे हैं क्या मोतीपुर इलाके में जो? हाँ, काफ़ी बड़े अपराध में, जैसा मैंने आपको बताया 392, 397 आर्म्स एक्ट और रंगदारी, ये सारे ही मामलों में शामिल रहे हैं, जिसमें से 1-2 मामले ऐसे थे जिसमें फरार भी थे। उन केस में इनको रिमांड किया जाए। अलग जगह पर भी लिंक लाइन है? हाँ जी, लिंक लाइन अलग भी जगह पर? हाँ, कुछ बरामदगी इन लोगों के पास से मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें अवैध हथियार इनके पास से बरामद हुआ है, जिंदा गोलियां बरामद हुई हैं और बाइक भी बरामद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर के मुक्तिधाम स्थित गांधी पुस्तकालय में आयोजित समारोह में उपस्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा सहित सभी लोगों ने गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया और 2 मिनट का मौन रखा। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि 30 जनवरी साल 1948 यही वो दिन था जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोग अपना श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करते हैं और गांधी का जो सपना था कि भारतवर्ष में राम राज्य कायम हो, उस राम राज्य के कायम करने के लिए गांधी के ही गुजरात से आए हुए एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज पूरे देश को नेतृत्व कर रहे हैं और राम राज्य की कल्पना जो उनकी गांधी जी की थी उसको साकार रूप दे रहे हैं। राम का भव्य मंदिर अगले साल दर्शन के लिए आम जनता को खुल जाएगा
और रामराज का जो आगाज है प्रधानमंत्री का, वह पूरे देश रामराज की संस्कृति, रामराज का विस्तारीकरण और पूरे विश्व में राम के जो चरित्र का गुणगान है उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो रहा है। हम चाहेंगे कि आज जो हम लोगों के बीच नहीं है गांधी जी, लेकिन उनके सपनों का भारत, सपनों का दुनिया, उनके ही लड़के आज भारतवर्ष को नेतृत्व देकर रामराज बनाने के सार्थक प्रयास सफल होगा और यह देश पुनः विश्व गुरु बनने के लिए की तैयारी में विश्व गुरु बनेगा, ऐसा लोगों का विश्वास है। मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गांधी जी के चरणों में अपनी बात को रखते हैं और चाहते हैं कि गांधी के दिए गए शब्दों को, सीता राम शब्द, सीता और राम, सीता माँ की यह धरती और राम की अयोध्या गांधी की कल्पना है, उसको जोड़ा जाए, इसी में हम लोगों का कल्याण है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतिम दिन कैसे बदल रही है कहानी विषय पर परिचर्चा की गई। वक्ताओं ने कहानियों के अलग अलग कालखंड की यात्रा पर प्रकाश डाला। अतिथियों ने राजकुमार कुंभज की पुस्तक लोहा आवाजों में और संगोष्ठी की स्मारिका का विमोचन किया। हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष सतीश कुमार राय ने बताया कि वात्स्यायन का कवि क्रम विषय पर परिचर्चा के साथ 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन किया गया है। देखिए, यह एक राष्ट्रीय संगोष्ठी है जो 2 दिवसीय है। कल इसके 3 सत्र हुए जो कहानी पर केंद्रित थे। पहला उद्घाटन सत्र था और उसका मुख्य विषय था कैसे बदल रही है कहानी। दूसरा जो सत्र था, उस सत्र में अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी कहानी पर बातचीत हुई। और तीसरा जो सत्र था, उस सत्र में बिहार की कहानियों पर विमर्श हुआ। तो कल 3 सत्र हुए। 3 सत्रों में कहानी शुरू में क्या थी, आज क्या है और आगे उसके स्वरूप की संभावना क्या होगी, इस पर काफी संवाद हुआ। आलोचना के संपादक डॉक्टर संजीव कुमार जी, जाने माने कथाकार, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के पूर्व निदेशक, मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रामधारी सिंह दिवाकर, जाने माने कथाकार डॉक्टर अवधेश प्रीत, उनके साथ संतोष दीक्षित, ये लोग यहाँ आए थे। राकेश बिहारी जो कहानीकार भी हैं और कथालोचक भी, वे उपस्थित थे। कविता जो कहानी लेखिका हैं वे उपस्थित थीं। रामेश्वर द्विवेदी जो मुजफ्फरपुर के ही हैं लेकिन जिनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, ये थे। उसके बाद जाने माने कहानीकार, साहित्यिक विचारक ऋषिकेश सुलभ जी उपस्थित थे। आज का पहला सत्र अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के एक महत्वपूर्ण किंतु उपेक्षित कवि मदन वात्स्यायन के कवि कर्म पर केंद्रित है। आज हमारे बीच रांची विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रवि भूषण जी, जो समकालीन आलोचना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, वे उपस्थित हैं। हमारे बीच प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह उपस्थित हैं। हमारे बीच प्रोफेसर अरविंद कुमार उपस्थित हैं। डॉक्टर संजय पंकज उपस्थित हैं। मद्य निषेध विभाग ने शराब पीने और बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर मुजफ्फरपुर के कई वीआईपी को गिरफ्तार किया है। इसमें सरकारी कर्मचारी, इंजीनियर और व्यवसायी वर्ग के लोग भी शामिल हैं। कुल 74 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसकी जानकारी उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर कुमार अभिनव ने दी।
उन्होंने बताया कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई कर 24 विक्रेता जो देशी और विदेशी शराब बेचते थे बाकी अन्य शराब के नशे में गिरफ्तार हुए हैं। इसमें सकरा ब्लॉक के नाजिर वीरेंद्र कुमार सहनी को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक इंजीनियर और कई व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया गया है जो शराब के नशे में थे। आपको बता दें कि जिले में लगातार हर सप्ताह विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। शराब पीने और बेचने वालों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया जा रहा है। कल उत्पाद विभाग मुजफ्फरपुर द्वारा विशेष छापामारी अभियान आयोजित किया गया था, जिसमें जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 74 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन 74 लोगों में लगभग 24 लोग शराब के विक्रेता हैं, देशी विदेशी शराब और अन्य शराब का सेवन करने वाले लोग हैं। इसी क्रम में सकरा थाना क्षेत्र के सकरा ब्लॉक कार्यालय के एक नाजिर पद पर कार्यरत एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। वो नशे की स्थिति में पाए गए थे, तो उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और मतलब इंजीनियर भी गिरफ्तार? हाँ, अलग अलग व्यवसाय के लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कुछ प्राइवेट जॉब करने वाले, सरकारी जॉब करने वाले, इंजीनियर, इसके अतिरिक्त जो दुकान वगैरह का व्यवसाय करते हैं, सभी तरह के कई तरह के लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो कुछ दोबारा भी गिरफ्तार हुए हैं? एक रिपीट ऑफेंडर की गिरफ्तारी हुई है जो कि मोतिहारी जिले का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी धारा 37 के अंतर्गत दोबारा की गई है और जिसके तहत इसे 1 वर्ष का कारावास की सज़ा होगी। उसका तरीका है, उत्पाद थाना में जो पूर्व में FIR की गई थी उससे उसका मिलान किया गया, उससे पूछताछ के क्रम में ये पता चल जाता है एवं हमारे रिकॉर्ड्स में जांच करने पर पाया गया कि वो रिपीट ऑफेंडर है। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में जल जमाव की समस्या काफी वर्षों से है। इस कारण कई फैक्ट्रियां बंद भी हो गई। नाला में डूबने से 2 मजदूरों की मौत भी हो चुकी है। इस क्षेत्र में प्रीकास्ट नाला निर्माण के बाद उद्यमियों को उम्मीद थी कि अगले साल से नाला बनने के बाद जल जमाव से निजात मिलेगा, लेकिन बियाडा के द्वारा जिस प्रकार से नाला का निर्माण किया जा रहा है, लगता नहीं है कि बेला औद्योगिक क्षेत्र को जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। सड़क से ऊंचा नाला बनाए जाने को लेकर बेला फेज 2 में बियाडा के अधिकारी इंजीनियर के सामने उद्यमियों ने अपनी समस्याओं को रखा। उद्यमियों का कहना है कि नाला निर्माण के बावजूद बेला औद्योगिक क्षेत्र से जल निकासी संभव नहीं हो पाएगा। बियाडा के अधिकारियों का कहना है कि शेरपुर में बिड़कों की द्वारा बनाए गए नाले से लेवल लेकर नाला का निर्माण हो रहा है। अगर नाले का लेवल कम रखा जाएगा तो पानी नहीं निकल पाएगा। वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो बन रहा है, ये सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना मापी किए हुए और ना ही फैक्ट्रियों का लेआउट देते हुए, चूँकि यहाँ का जो पूर्व में नाला है उसके हिसाब से यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बसा हुआ है और ये वाटर ड्रेनेज का जो सिस्टम बनाया जा रहा है, जो हर फैक्ट्री के लेवल से 3 फीट ऊंचा हो जाएगा और वाटर ड्रेनेज की तो सुविधा हो जाएगी, रोड पे पानी नहीं लगेगा। हम इसका समर्थन करते हैं, हम इसकी डिनाई नहीं करते हैं कि कोई भी प्रगति का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन आधारभूत जो भी फैक्ट्री है उनके भी चीज़ों को ध्यान रखा जाना चाहिए कि फैक्ट्री के अंदर वाटर ड्रॉगिंग नहीं हो। जिस हिसाब से इस नाला का निर्माण किया जा रहा है, वाटर ड्रेनेज का सिस्टम का, नाला का निर्माण अभी नहीं चालू हुआ है, पूर्व में ही वाटर ड्रेनेज का, जबकि दोनों साथ में होना चाहिए था कि फैक्ट्रियों के पानी की निकासी का भी प्रबंध उसके साथ हो जाता है तो बेटर होता। लेकिन इनके द्वारा पहले वाटर ड्रेनेज का काम किया जा रहा है और जिसके कारण सारी फैक्ट्रियाँ 3 फीट नीचे हो जाएंगी। हम लोग कह रहे हैं कि 3 फीट नीचे से आप इसका लेआउट निकाल करके ले जाइए ताकि, लेकिन इन लोगों का कहना कि नहीं, बियाडा द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप लोग अपने अपने फैक्ट्रिया को ऊंचा कर लीजिए 3 फीट। हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, हम बंधे हुए हैं। हम इसके कारण से किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य, हम तो इस कार्य को करेंगे ही करेंगे। तो हम उद्यमियों का ये निवेदन है कि ऐसा काम ना करें जिससे हमारी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए और मुजफ्फरपुर का इतिहास कलंकित हो जाए। मैं सरकार से, बियाडा के पदाधिकारियों से, सभी उद्यमियों की तरफ से यह निवेदन करता हूं बियाडा को कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि यहाँ की सारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाए। पहले अपने फेज़ 2 हम लोगों का, यहाँ पे उतनी जल जमाव की समस्या नहीं है। जल जमाव की समस्या फेज़ 2 में है और हम लोगों का जो फैक्ट्री बना हुआ है वो
रोड के लेवल से बना हुआ है, और अभी जो नाला बन रहा है वो रोड से 2 फीट हाइट बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग ना तो फैक्ट्री गेट खोल पाएंगे, ना लोग माल बाहर निकाल पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो हेल्पलेस है, हम लोग को जो ऑर्डर आया वो हम लोग कर रहे हैं, आप लोग अपनी फैक्ट्री को ऊपर कर लीजिए या बारिश का जो पानी होगा उसको पंप से नाला में डालिए। निदान देखिए, हम लोग का पानी जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया का पानी है, बुडको का जो इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर नाला जो बन रहा है उसमें पानी लेके जाना है, उसका लेवल मेंटेन करने के लिए यहाँ जो लेवल मांगता है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो समस्या सामने आ रही है उसको लेकर तो समस्या सामने आ रही है तो उसके लिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि आपके गेट के आगे जो रोड लेवल में है उस लेवल में स्लैब का ड्रेन का टॉप का स्लैब कास्टिंग करवा देंगे, ताकि आपका गाड़ी आने जाने में कोई असुविधा नहीं। 31 जनवरी से 4 फरवरी तक ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित 5 दिवसीय साहित्य संवर्धन यात्रा में मुजफ्फरपुर की बेटी मीनाक्षी मिन्नल बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। वर्तमान में मीनाक्षी सीतामढ़ी के मानिक चौक हाई स्कूल की शिक्षिका सह अखिल भारतीय साहित्य परिषद बिहार इकाई की सचिव है। डॉक्टर मीनाक्षी मिन्नल को विदेश में बिहार का प्रतिनिधित्व करने का पहला मौका मिला है। सोमवार को मुंबई हवाई अड्डे से मस्कट के लिए प्रस्थान कर चुकी डॉक्टर मीनाक्षी मिन्नल ने यात्रा से पूर्व कार्यक्रम के संदर्भ में बताया कि साहित्य संवर्धन यात्रा में भारत से कुल 13 साहित्यकार भाग लेंगे, जिसमें बिहार का प्रतिनिधित्व वह खुद कर रही हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद बिहार के सीतामढ़ी इकाई के संगठन मंत्री वाल्मीकि कुमार ने यात्रा आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सीतामढ़ी जिला के लिए गर्व की बात है कि मानिक चौक हाई स्कूल की शिक्षिका विदेश जाकर साहित्य का परचम लहराएगी। यह अवसर संपूर्ण मिथिलांचल की बेटियों के लिए गर्व का पल है। 2 फरवरी को मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड कार्यालय पर किए जाने वाले जन प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाने के लिए टीम अजीत कुमार के संरक्षक में पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने सोमवार को कांटी के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। अजीत कुमार ने कहा कि इस जिले के प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना रिश्वत का कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। स्थिति यह है कि बड़े अधिकारियों से शिकायत करने पर नीचे के कर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज, वृद्धा पेंशन, नया राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के नाम पर बिचौलिए एवं दलालों द्वारा गरीबों को खुलेआम लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रखंड अंचल में बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में विवश लोग अब सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बेईमान अधिकारी कर्मचारी गरीबों को लूटना बंद करे, नहीं तो उन्हें लोगों के आक्रोश का शिकार होना पड़ेगा। जनसंपर्क में टीम अजीत कुमार के अध्यक्ष मुखिया इंद्रमोहन झा, रमेश कुमार शर्मा सहित कई अन्य सदस्य शामिल रहे। भ्रष्टाचार एवं गरीबों के साथ हो रहे जोर जुलूम के खिलाफ आगामी 2 फरवरी को टीम अजीत कुमार के द्वारा कांटी प्रखंड मुख्यालय पर जन प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। प्रदर्शन कैसे सफल हो, इसी संदर्भ में हम संवाद यात्रा पर निकले हैं। आज लश्करीपुर गांव पहुंचे हैं, जहां टीम के अध्यक्ष इंद्रमोहन झा के नेतृत्व में आम लोगों के साथ संवाद किए हैं। मामला है भ्रष्टाचार का, मामला है गरीबों के साथ हो रहे जोर जुल्म का, मामला है तारी शराब के नाम पर गरीबों के घर में पुलिस घुसाकर गरीबों को प्रताड़ित करने का, मामला है सरकारी आवास नहीं मिल रहा है, मामला है दाखिल खारिज और जमीन के मामला में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी का, मामला है राशन कार्ड का, मामला है शुद्ध पेयजल नहीं उपलब्ध हो रहा है, मामला है समय पर किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है। इन्हीं सारे सवाल को लेकर हमें 2 तारीख को कांटी प्रखंड मुख्यालय पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे। सत्ता और शासन को बता देंगे कि तुम जनता का अनदेखी मत करो, गरीबों का अनदेखी मत करो, नहीं तो आने वाले दिनों में ये गरीबों का आवाज, गरीबों का आंदोलन ईंट से ईंट बजा देगा।
इसी संदर्भ में आज मैं लश्करीपुर गांव पहुंचा था। सोमवार को पूर्व डिप्टी मेयर निसारुद्दीन छोटे ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसी प्रशिक्षु IAS ऑफिसर से जांच कराकर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 246 पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। निसारुद्दीन छोटे ने बताया कि 2.5 वर्षों से वार्ड संख्या 11 बैंक रोड झपसी टोला में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 246 है, जिसकी सेविका मंजू देवी ने विगत 2.5 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र को बंद कर दिया है। गरीब बेसहारा बच्चों को पिछले 2.5 वर्षों से नहीं पढ़ाया जा रहा है, न पोषाहार का वितरण किया जा रहा है और न ही गर्भवती महिलाओं को दवा दी जाती है। नवजात बच्चों को जीवन रक्षा की कोई टीका या इंजेक्शन भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के नाक के नीचे 2.5 वर्षों से सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है या कहे गबन किया जा रहा है। मामला ये है कि मेरे वार्ड नंबर 11 में आंगनवाड़ी केंद्र जो भी चल रहे हैं वे सभी नियमित ढंग से नहीं चल रहे हैं। 246 नंबर का जो आंगनवाड़ी केंद्र संख्या है उसको तो 2.5-3 साल से पता ही नहीं है। वहाँ पर न बच्चों को ठीक से पढ़ाया जाता है, न समय पर कुछ भी सही ढंग से खाने के लिए दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को दवा भी नहीं दी जाती है, सुई भी नहीं दी जाती है। पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल जीरो ही चल रहा है। अब कोई पता ही नहीं तो पढ़ाई क्या चलेगी। इस तरह से जो है कि हमारे वार्ड में जो है आंगनवाड़ी केंद्र जो भी है उसमें अनियमितता है और पिछले वर्षों से ही अनियमित ढंग से कभी चलता है कभी नहीं चलता है। 1 दिन चलता है, 5 दिन बंद रहता है, बच्चा आता भी नहीं है। बस सभी जो है कि केंद्र संख्या बिल्कुल ही खराब हो गया है। 246 का तो कोई पता ही नहीं आ रहा है 3 साल से। तो हम चाहेंगे और आज जो है कि हम ज्ञापन दिए हैं CDP महोदया को और कि इस पर कार्रवाई किया जाए, देखा जाए कि यह केंद्र कहाँ चल रहा है। वार्ड नंबर 11 में बैंक रोड दलित टोला जो झपसी टोला कहा जाता है, जिसमें सदर हॉस्पिटल से लेके कचहरी कंपाउंड से लेके झपसी टोला के जितने भी दलित समाज के लोग हैं वे लोग आंगनवाड़ी केंद्र 246 में पढ़ते थे। विगत 2.5 वर्षों से वो केंद्र कहाँ गया इसका कोई ट्रेस नहीं है। सदर हॉस्पिटल, बैंक रोड, कचहरी और उसके अगल बगल के जो धर्मशाला चौक के लोग हैं वे लोगों को न महिलाओं गर्भवती महिलाओं को जो है से नहीं सुई मिलता है, नहीं उसका कोई टीका मिलता है। नवजात शिशुओं को जीवन रक्षक न इंजेक्शन दिया जा रहा है, न पोषाहार चल रहा है, न कपड़ा जो बच्चों लोग को दिया जाता है, कुछ नहीं चल रहा है 2.5 वर्षों से। जिसके लिए मैंने CDPO से कई बार मिला, जो अभी वर्तमान में पार्षद आई है उनको भी साथे लेके मैं गया, कलेक्टर साहब के आवेदन दिया। अभी CDPO साहिबा के यहाँ जा कर के स्वयं बोला कि ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या ऐसा कोई नियम है कि आंगनबाड़ी 2.5 साल से नहीं चले, उसका पोषाहार का पैसा उसका सब उठाए। ये बड़े शर्म की बात है कि प्रशासन के नाक के नीचे, प्रशासन के सटे हुए आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 246 विगत 2.5 वर्षों से नहीं चल रहा है। उस मोहल्ले के सारे गरीब लोग जीवन रक्षक सुई से, पोषाहार से, पढ़ाई से, महिला गर्भवती महिला आयरन के दवा से वंचित है। ये हम लोग के लिए भी शर्म की बात है, प्रशासन के लिए भी शर्म की बात। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड सभागार में सोमवार को PWD दिव्यांग संघ के प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार रमन की अध्यक्षता में क्षेत्रों के दिव्यांगों की बैठक हुई। इसमें दिव्यांगों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में दिव्यांगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि BDO के द्वारा बैठक में आने के लिए पंचायत जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को नोटिस भेजा गया था। इसके बावजूद पंचायत के एक भी जनप्रतिनिधि नहीं आए। वहीं BDO के अलावे कोई भी अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। दिव्यांगों ने बताया कि सरकार के एक भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। कहा कि सरकारी लाभ दिलाने के बजाय भेदभाव किया जा रहा है। बैठक में दिव्यांग जितेंद्र कुमार, रोशन कुमार सिंह, शशि भूषण कुमार सिंह, राजेश रोशन समेत दर्जनों दिव्यांग शामिल रहे। बड़ी दुख के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रखंड परिषद में आज बैठक था दिव्यांगजनों का, जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मासिक बैठक जो कराया जा रहा है, तो 2 बार हो गया हम लोग के साथ बैठक। जैसे कि 8 दिसंबर को हुआ था और फिर आज 30 जनवरी को बैठक हुआ, जिसमें हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जी बोले हैं कि हम सब लोग को आवेदन दे दिए हैं। जैसे आपके पंचायत के मुखिया को भी सौंप दिया गया है, प्रखंड के आपको जैसे
समिति महोदय को सौंप दिया गया, सभी लोग को सौंपा गया है, लेकिन आज तक हमारे बैठक में लोग नहीं आ रहे हैं। इसका कुछ कारण क्या है? जो हमारे मुखिया संघ के अधिकारीगण लोग हैं, उन लोग किस बतावे इस पर कि क्या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है दिव्यांग व्यक्तियों के साथ। लगातार आप लोग जो है प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ साहब के साथ और तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर क्या अभी तक कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है? सिर्फ आ रहे हैं और जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, आश्वासन देते हैं कि ठीक है आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले दिव्यांग व्यक्तियों का काम होगा, लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों का सबसे बाद में भी नहीं हो पा रहा है, खाली दोहराया जा रहा है। दिव्यांग समूह का बैठक है और यहाँ से नोटिस गया है बीडीओ साहब के थ्रू हम लोगों के पास, दिव्यांग के पास, इसमें सभी मुखिया को आना था और सभी समिति को, ये सब कोई भी व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित नहीं है और सिर्फ बीडीओ साहब ही यहाँ उपस्थित थे। और मेट के बहाली के लिए तो मुखिया जी के थ्रू हम लोग को कुछ काम नहीं मिलता है। प्रखंड मुख्यालय में हर महीना में एक बार बैठक का बीडीओ साहब जो है कि द्वारा सूचित किया गया। हम लोग जो है कि 8 दिसंबर को भी बैठक किए थे, जिसमें हम लोग लगभग 25-24 गो मांग किए थे, जो सरकार के द्वारा हम लोग को पहले से नियम बनाया हुआ है देने का। उसमें जो है कि अभी तक हम लोग को आज फिर 30 जनवरी को बैठक हुआ, जिसमें एक भी मांग हम लोग का नहीं ही पूरा हुआ। बीडीओ साहब बोलते हैं कि हमारे जो अधिकार का चीज़ है वो हम लोग जो है कि हम कर देंगे, बाकी हम सब पदाधिकारी को सूचना कर दिए हैं, लेकिन पता नहीं कि क्यों नहीं जो है कि इसमें पदाधिकारी लोग आता है हर विकलांग के साथ वो लोग भेदभाव करता है कि क्या है उन लोग के पास है। 1 महीना हो गया, एमओ साहब बोले थे कि 1 हफ्ता के अंदर आप लोग का अंत्योदय में नाम जुट जाएगा। 1 महीना हम लोग का एप्लीकेशन का हो गया, या एमओ साहब न फ़ोन उठाते हैं और न बात करते हैं। हम लोग जो है अभी भी भटक रहे हैं। जो हम लोग बैठक में जो मांग कर रहे हैं वो कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को लगातार आप लोग बैठक कर रहे हैं, मैंने 6 महीना से कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं कुछ मिला है, नहीं मिला है। हम लोग सायमगंज के रहने वाले हैं। हम लोग को मानसिक बैठक जो करना है दिव्यांग लोगों के साथ है, उसमें हमारे प्रखंड स्तर से चिट्ठी गया हुआ था कि 8 जनवरी जो पिछला 8 जनवरी को दिसंबर को जो बैठक हुआ था, उसके बाद 30 जनवरी को पुनः बैठक के लिए बुलावा गया था, जिसमें हमारे सारे मुखियागण, प्रखंड प्रमुख, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, पंचायत समिति, एमओ साहब, इसमें से कोई उपस्थित नहीं हुए। हम लोग के साथ छुआछूत भेदभाव का व्यवहार कर रहे हैं, हम लोगों को से घृणा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बैठक में आने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। क्या मांग करते हैं कि हम लोग की अगला बैठक में सारे लोग उपस्थित रहे। ये बैठक की जब बात होती है तो सबसे बड़ी दुख के साथ है कहना पड़ रहा है कि बैठक में हम लोग बार बार आते हैं, केवल आते हैं और चले जाते हैं। और बीडीओ साहब से पहले बातचीत हुई थी तो बोले कि अब प्रखंड स्तरीय जितने भी जो पदाधिकारी है सबको हम सूचित करेंगे। आज बोले हैं कि सूचना तो हम निकाले हुए थे, लेकिन पता ना आप लोगों के साथ कोई ऐसा भेदभाव काहे लोग कर रहा है कि न प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आए हैं, न एमओ साहब आए हैं, न वो प्रखंड के जो है न वो स्वास्थ्य प्रभारी आए हैं। CDPO को भी अब सूचित किए हुए थे। बैंक अथी के लिए, लोन के लिए क्या होता है कि जीविका BPF को हम सूचित किए हुए थे। अब पता ना काहे आप लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। दूसरा जो चीज़ रही बात कि वो आपके पंचायत के मुखिया जी लोग, तो मुखिया जी को हम स्पेशल जो है ना, अभी ऑनलाइन व्यवस्था है, अभी डिजिटल व्यवस्था है, तो हम जो है ना लिखित सूचित तो हम कभी करेंगे नहीं। हम तो जब भी निकालेंगे तो नेट पर ही निकालेंगे। अगर वो लोग नहीं आते हैं तो उन लोगों की कमी है, आप लोग के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उसका निदान आप लोग अपना समझिए। मांग क्या है आप लोगों की? हम लोग का मुख्य मांग ये है कि देखिए, जैसे दिव्यांग के लिए अगर कोई भी सुविधाएं अगर होती है तो जैसे आज अच्छे लोगों को मिल जा रहा है, दिव्यांग को ही नहीं मिल रहा है। आज जैसे डीलर के द्वारा अगर कहीं कहीं जाके जन वितरण करने की जब बात होती है तो घर पे जाके जो ना हाथ लगवा देते हैं, अंगूठा लगवा देते हैं और राशन वितरण कर देते हैं। लेकिन दिव्यांग को जो वहाँ जाकर दौड़ाना और जो है ना बार बार तरपाना, ये उचित नहीं हो रहा है। दूसरा जो चीज़ होता है कि प्रखंड स्तरीय, प्रखंड में होता है कि RTI जो चीज़ हम लोग जो अथी क्या बनता है अपना जाति आवासीय के लिए, तो जो अच्छे लोग आते हैं साइड से अपना फॉर्म दे देते हैं, उसका काम जल्दी हो जाता है। दिव्यांग आता है और जो है ना बार बार ठोकर खाता है, चला जाता है, उसका कोई सुनने वाला नहीं होता है।
महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस की ओर से मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के आरंभ होने के उपलक्ष्य में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराया। मौके पर जिला कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा 7 दिसंबर 2022 को पद यात्रा करके आज श्रीनगर पहुंचे हैं और आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, 75वीं पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में आज तिरंगा श्रीनगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कश्मीर कार्यालय में 10 बजे राहुल जी फहराए हैं और पूरे देश के कांग्रेस कार्यालय में झंडा तोलन किया गया है कांग्रेस मुख्यालय में। आज बापू महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको सत नमन करते हैं 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी को, और उनके बताए हुए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वह राम को भी लेके चलते थे, रहीम को भी लेके चलते थे और गुरु नानक जी को भी लेके चलते थे और ईसा मसीह को भी लेके चलते थे। इसलिए हम लोग संकल्प लिए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी का संदेश है उसको गांव-गांव तक पहुंचाएं। यही आज हम लोग का जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ठीक 10 बजे हम लोग झंडा तोलन किए हैं। वहाँ लालपुर चौक पर हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी किए और पूरे देश के कांग्रेस मुख्यालय पे झंडा तोलन फहराया गया है कि जात पात का नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। CPI-ML के संस्थापकों में से एक एवं पुनर्जीवित केंद्रीय कमेटी के महासचिव मुसहरी किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रणेता सत्यनारायण सिंह की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मृति सभा का आयोजन मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक स्थित बीना कंसर्ट हॉल में किया गया। पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य सुशांत झा ने बताया कि सत्यनारायण सिंह विद्यार्थी जीवन से ही पार्टी की सेवा करते आ रहे थे। उनके द्वारा जो नीति निर्धारित किया गया एवं अनुशासित रूप से पार्टी के कार्य चलाने का जो गुण हम लोगों को सिखाया गया है, इस पर सभी मिलकर कार्य करेंगे और उनके सपनों को साकार करेंगे, तभी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 2023 को कमल सत्यनारायण सिंह ने वो पुराना जो शाहबाद जिले तो उसी में जन्म हुआ था उसका, धमार गांव में, तो उसी का जन्म तिथि हम लोग मना रहे हैं। दुनिया में तो बहुत आदमी आता है जाता है, लेकिन कुछ आदमी है जो इतिहास में अपना चिन्ह मार्क रख जाता है। तो इसी तरह का सत्यनारायण सिंह एक आदमी जो शोषित पीड़ित दबे कुचले जनता के लिए लड़े थे, कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। आज कम्युनिस्ट के नाम पर, लाल झंडे के नाम पर बहुत सारा लोग असलियत में शासक वर्ग के पीछे पीछे चल रहा है, पूंजीपति जमींदार के पीछे पीछे चल रहा है। बोलता है जो वोट में इसको हरा के हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। कम्युनिस्ट का जो उसका जो मूल जो बराबर का उसका जो नीति है वो है मार्क्स एंगल लेनिन स्टालिन माओ सेतुंग जो रास्ता दिखाया था, जो सशस्त्र क्रांति का रास्ता। यहाँ जो नक्सलबाड़ी में जिस तरह जो रास्ता का यहाँ भारत में शुरुआत हुआ था और जिसके आधार पर CPI-M से अलग होकर CPI-ML पार्टी बना था, जिसका उसका प्रतिष्ठा का वन ऑफ द फाउंडर था कमरेड सत्यनारायण सिंह। सत्यनारायण सिंह जब CPI-ML ने भटकाव में चला गया था, जो सोचा था कि हम लोग केवल एनिहिलेशन ऑफ क्लास एनिमी, इसका मतलब है जो
जो शासक वर्ग के खास करके जमींदार को मर्डर करके एक तो ये गेरिला स्क्वाड बढ़ा के जमींदार को ख़त्म करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी तरह का गेरिला युद्ध शुरू हो जाएगा देश में और हम लोग का जनता का सेना बन जाएगा और हम लोग क्रांति कर पाएंगे। इस तरह का कुछ भटकाव में सभी लोग एक टाइम में भटकाव में चले गए थे CPI-ML का, लेकिन SN ने उसी में से एक आदमी है जो बहुत जल्दी ये भटकाव से बाहर निकला और जो जनता को लेके जनता का जो मास लाइन के आधार पर, जो क्रांतिकारी जनदिशा के आधार पर जो आगे बढ़ के क्रांति करना है इस दिशा पे ले गया था। और जो इलेक्शन भी बैकआउट कर दिया था, जो बराबर का लाइन के हिसाब से CPI-ML करता था, इसमें SN ने बोला कि नहीं, बराबर चुनाव को बहिष्कार करना ठीक नहीं है। कभी कभी क्रांतिकारी स्थिति में बहिष्कार तो होता ही है, लेकिन दूसरा स्थिति में जब साधारण स्थिति चलता है उस टाइम में इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए क्रांतिकारी दिशा को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे उसके बाद भी आज के संदर्भ में सबसे बड़ा जो उसका जो योगदान है, जो जब कोई एक तो देश जो फैसिबाद की ओर बढ़ रहा है, आज हम लोग देखते हैं कि RSS BJP के लीडरशिप में फैसिबाद की ओर देश बढ़ रहा है, सब एकजुट होकर संघर्ष का जरूरत है। तो इस दिशा में SN ने दिखाया था कि संघर्ष हो रहा है या सत्ता का लालच हो रहा है। देखिए, कुछ आदमी तो सत्ता के लालच में बराबर करता है। जो लोग जनता को बात नहीं सोचता है, जो अपना कैसे कुर्सी में आ जाएगा उसके लिए लड़ता है, लेकिन उससे जो लोग सोचता है जो कुर्सी में लालच में हम लोग लड़ेंगे, अगर BJP की जगह पर कांग्रेस आ जाएगा या कोई आ जाएगा, वो लोग से कुछ होने वाला नहीं है। अगर लड़ेगा तो उसको रास्ता में उतरना होगा, लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास तो पुराना इतिहास ऐसा ही रहा, जो उस टाइम में भी वो लोग ब्रिटिश के टाइम में भी वो लोग गद्दारी किया, गद्दारी करके जो खुदीराम भगत सिंह का जो लाइन था उसको छोड़ के ये लोग गद्दारी के कॉम्प्रोमाइज़ किया। आज भी ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़ेगा तो उसके साथ क्रांतिकारी लोग रहेगा। जैसे आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।